फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीसेंट हैपनिंग और रीसेंट इवेंट जो बैंकिंग इंडस्ट्री में इस समय हुआ है वो है मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू। और ये रिव्यू कब हुआ है यही मैं आज आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, और इसमें क्या डिसीजंस हुए हैं जो बैंकर्स को जानने चाहिए। शुरुआत करते हैं। व्हाट इज न्यू इन दी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एज ऑन 10th of August 2023। मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हर 2 महीने में एक बार होता है। पीछे हमारा जून में हुआ था और अभी 10th of August को हुआ है। तो इसमें 3-4 एरियाज हैं जो हम लोग डिस्कस आपस में करेंगे और आपको बहुत अच्छी तरह मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है 8th, 9th और 10th of August को। मीटिंग होती है, 3 दिन ये मीटिंग चलती है, और थर्ड डे यदि जब लास्ट डे मीटिंग कंक्लूड हो जाती है तो आरबीआई गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में जो भी डिसीजंस होते हैं उनका अनाउंसमेंट करते हैं पब्लिक को, और ये चीज़ें अब सबके सामने आ जाती हैं। तो आरबीआई गवर्नर ने डिसीजंस अनाउंस्ड बाय आरबीआई गवर्नर एज ऑन 10th of August 2023। So this video is containing that information or the information related to those decisions which have been announced by RBI governor as on 10th of August 2023। मॉनेटरी पॉलिसी के हमारे 4 मेजर एरियाज हैं, 4 मेजर एरियाज। सबसे पहले की पॉलिसी रेट्स की बात आती है। जब भी कभी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू होगा तो की पॉलिसी रेट्स को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू करती है। की पॉलिसी रेट्स हमारे कौन से हैं? इसमें सबसे पहले टॉप पर आता है रेपो रेट, फिर आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट की रेलेवेंस थोड़ा कम हो गई है आजकल, अब उसको हमने रिप्लेस कर दिया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट से। और जब रेट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमारी इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी की पोजीशन है उसको इम्पैक्ट करता है ये, और उस लिक्विडिटी की पोजीशन को मैनेज करना वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जब हम की रेट्स को रिव्यू करते हैं तो इस बार भी रिव्यू किया गया है, लेकिन रेट्स को अनचेंज्ड रखा गया है। ऑल की पॉलिसी रेट्स हैव बीन केप्ट अनचेंज्ड। रेपो रेट ऑलरेडी 6.5% वहीं के वहीं रखा है, और रेपो रेट में कोई चेंज आता है तो सारे ही रेट्स को फिर अलाइन करना पड़ता है रेपो रेट के साथ। तो चूंकि इसमें कोई चेंज नहीं है इसलिए बाकी पॉलिसी रेट्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरा एरिया जो मॉनेटरी टूल्स को इंक्लूड करता है वो है हमारे रिजर्व रेशियोज। रिजर्व रेशियोज हमारे 2 होते हैं जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स पर लागू होते हैं। और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? बैंक जिसका नाम आरबीआई एक्ट के 2nd शेड्यूल में इंक्लूड हो जाए तो वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कहलाता है। तो ये हमारे जो दोनों हैं रिजर्व रेशियो जो हमारे जाने जाते हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी CRR और SLR। तो कैश रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में भी कोई चेंज नहीं है, ये भी एज इट इज। CRR एट 4.5% ऑफ NDTL एंड SLR 18% ऑफ अवर NDTL। और NDTL मैं समझता हूं आप लोग जानते होंगे, ऑल्दो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो ये भी कोई चेंज नहीं है। और फिर इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी है, जिसको हम जीडीपी के टर्म्स में मेजर करते हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ। आपके पिछले डिसीजंस का
और उन पिछले डिसीजंस को देखते हुए अब आप इसके बारे में क्या प्रोजेक्शंस देते हैं और क्या आपका अनुमान एक्सपेक्टेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर रहेगा। तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ पर जब इन्होंने फोकस किया है उसको भी इन्होंने अपने प्रोजेक्शन को चेंज नहीं किया है। इन्होंने 6.5% जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की है। जो जून की पॉलिसी की रिव्यू मीटिंग थी उसमें भी यही प्रोजेक्शन दिया था और इस पॉलिसी में भी इन्होंने यही प्रोजेक्शन बरकरार रखा है। हालांकि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारी जो जीडीपी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ फॉर द ईयर FY24 कह सकते हैं यानी 23-24 के लिए जो होगी उसका एस्टिमेट उन्होंने 6.1% किया है, जो स्लाइटली लेस देन द RBI प्रोजेक्शन है। लेकिन इन्होंने अपने प्रोजेक्शन को 6.5% पर ही अभी बरकरार रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इन्होंने जो पहले डिसीजंस लिए हैं उनको फलीभूत होने में थोड़ा समय लगता है, यानी जब उनके इम्पैक्ट इकोनॉमी में नज़र आते हैं तो थोड़ा टाइम लैग रहता है। जून में लिए, उसके पहले अप्रैल में लिए डिसीजंस रिव्यू के टाइम पर, पॉलिसी रिव्यू के टाइम पर, तो उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे इकोनॉमी पर आता है। इसलिए इन्होंने अपने प्रोजेक्शन को चेंज नहीं किया है। अब एक बहुत मेजर बात हुई है 10 अगस्त की रिव्यू में जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन्होंने पहली बार आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम इंक्रीमेंटल CRR, जिसको इन शॉर्ट कहा है ICRR, यानी ICRR, I इज फॉर इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल CRR इम्पोज किया है हमारे कौन से NDTL के पार्ट पर, कि जो आपके इंक्रीज हुआ है, आपके इंक्रीज इन NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में जो आपका इंक्रीज हुआ है किस दौरान में, 19 मई से लेकर के 28 जुलाई तक। ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 19 मई एंड 28 जुलाई। तो इसमें जो आपके NDTL में इंक्रीज हुआ है उसका आपका CRR विच इज इन एडिशन टू योर एग्जिस्टिंग CRR ऑफ 4.5%, और वो इन्होंने डिसाइड किया है इस पर 10% आपको मेंटेन करना है। और ये कब से मेंटेन करना है? 12 अगस्त से, यानी 12 अगस्त मीन्स with effect from today itself it is applicable, it has to be maintained by the banks as on 12 August, ये अगस्त 12, ये डेट सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त 12 से आपको 10% इंक्रीमेंटल CRR किस पर लग रहा है? ये इंक्रीज इन योर NDTL ड्यूरिंग दिस पीरियड 19 मई टू 28 जुलाई। अब 19 मई को ही इसे स्टार्टिंग पॉइंट क्यों रखा है RBI ने? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप थोड़ा अपनी मेमोरी पर जोर डालिए और याद करिए कि ₹2000 के नोट किस डेट से सर्कुलेशन से विड्रॉ किए थे RBI ने। तो वो डेट है 19 मई। और चूंकि अभी लास्ट रिव्यू तक करीब 88% 2000 के नोट वापस बैंकों में जमा हो गए, यानी इन्होंने एस्टिमेट लगाया था मई में कि एज ऑन 19 मई या एज ऑन उससे पहले एक दिन 18 मई को 3.56 लाख करोड़ के 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे। उनमें से 88% अभी तक वापस आ गए। और उससे क्या हुआ है, इम्पैक्ट क्या हुआ है कि अगर उसका 88 के हम एक अप्रोक्सीमेशन भी कर लें, 85% आपके बैंक डिपॉजिट्स में गए, तो आपकी जो बैंकर्स की लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत इम्प्रूव कर गई है। और जब जब बैंकर्स के हाथ में लिक्विडिटी बढ़ती है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ती है, तब तक हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस,
इस पर इम्पैक्ट आता है। और कीपिंग दैट इन व्यू इन्होंने क्या किया है, अपना इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को रिवाइज कर दिया इस पॉलिसी रिव्यू में। पिछली पॉलिसी रिव्यू में जो जून में हुई थी उसमें इन्होंने इसको सीपीआई बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन का जो ऑन एन एवरेज अनुमान लगाया था फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर मींस फॉर 23-24, तो वो था 5.1%। नाउ इट हैज बीन रेज्ड टू 5.4%, यानी अब इन्होंने बढ़ा दिया। माने ये हुए, अगर बैंकर्स के हाथ में लिक्विडिटी बढ़ती है, इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी की पोजीशन इंप्रूव होती है, यानी लिक्विडिटी बढ़ती है, तो हमारा इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। और यहां ये बढ़ गया। अब इसको चेक भी करना है। ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि पॉलिसी ऐसी हो इन्फ्लेशन को चेक रखे, प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में मदद करे और इकोनॉमिक ग्रोथ को एंश्योर करे। जीडीपी पर इंपैक्ट नहीं होना, बस जीडीपी बढ़ते रहना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, इसी को मैनेज करने के लिए कि इन्फ्लेशन कहीं हमारा आउट ऑफ कंट्रोल, जो हमारा आरबीआई का एक टारगेटेड रेंज है, टारगेटिंग इन्फ्लेशन तो टारगेट है 4% ±2%, तो जो इसकी रेंज बनती है वो रेंज है लोअर साइड में 2% और हायर साइड में 6%। और अगर ये लिक्विडिटी आपकी जो 2000 के नोटों से बड़ी है डिपॉजिट के रूप में, तो उसको इन्होंने सक आउट करना है सिस्टम से। इसलिए क्या किया इन्होंने, इंक्रीमेंटल सीआरआर इंपोज कर दिया आपको, और बैंकों को भी कोई परेशानी ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पीरियड के ग्रोथ पर ही जो आपके इंक्रीज होंगे 19 मई से जुलाई 28 तक, उसी पर आपको ये इंक्रीमेंटल सीआरआर मेंटेन करना है, जो आपके एनडीटीएल का 10% है। और 8 सितंबर को ये इस डिसीजन को रिव्यू करेगा आरबीआई। कौन से डिसीजन को, जो ये डिसीजन लिया है कि हमने बैंकों पर इंपोज किया है क्या, इंक्रीमेंटल सीआरआर, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, इसको कब रिव्यू करेंगे, 8 सितंबर, या उससे पहले भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन ऑफ द लिक्विडिटी विद द सिस्टम। तो 8 सितंबर को इसका रिव्यू होना है। अब प्रश्न आएगा कि 8 सितंबर को ही क्यों, क्योंकि मीटिंग की शुरुआत पॉलिसी रिव्यू की किस दिन हुई, 8 अगस्त को। तो उन्होंने 1 महीने का टाइम होराइजन रखा है कि 1 महीने के बाद हम इसे रिव्यू करेंगे, और रिव्यू में क्या करेंगे कि या तो इसे फर्दर एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि 2000 के नोटों की वापसी की तारीख तो 30 सितंबर तक है, और या लिखेंगे कि क्योंकि 88% तो ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, अब कितने बचे हैं, ओनली 12%। 12% का कोई मेजर इम्पैक्ट आपकी लिक्विडिटी पे नहीं माना जा रहा है, ऐसा इन्होंने सोचा है। और हम लोग भी मानते हैं जहाँ 88% वापस आ चुके हैं, तो 12% का कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट अब आने वाला नहीं है। धीरे धीरे वो भी 30 सितंबर तक का टाइम है, आ जाएंगे वापस। इसलिए इन्होंने रखा है कि हम 8 सितंबर को रिव्यू करेंगे। और अगर इन्होंने इसको क्लोज किया उस समय कि भाई अब आपको जरूरत नहीं है, तो ये क्या करेंगे कि जो फंड आरबीआई के पास चले जाएंगे बैंकों से निकल के, इन फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंटल सीआरआर। कैसे जाएंगे, क्योंकि सीआरआर में क्या होता है, सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, जिसके अंतर्गत हर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है ऑन फोर्टनाइटली बेसिस, और वो है 4.5%। तो ये हमको अपने एनडीटीएल का, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का 4.5% रिजर्व बैंक के पास कैश बैलेंस अपने करंट अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है। यानी ये फंड बैंक से निकल के आरबीआई के पास चले जाते हैं। और आरबीआई ने अब जो ये इसका सब एस्टिमेशन लगाया है 3.56 लाख करोड़ का 85% और उसका 10%, तो कितना हम उनसे लिक्विडिटी सक आउट कर सकते हैं। तो आरबीआई है एस्टिमेटेड कि हम लोग 1 लाख करोड़
तक का जो लिक्विडिटी है उसको रिड्यूस करने में कामयाब हो सकते हैं। ये सारा का सारा सीआरआर में ही जाएगा, इंक्रीमेंटल में ऐसा नहीं है। इंक्रीमेंटल सीआरआर के लिए जो एस्टिमेट किया है इन्होंने, रफ एस्टिमेट, उस रफ एस्टिमेट के मुताबिक 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक का जो रकम है वो रिजर्व बैंक के पास चली जाएगी। 20,000 to 40,000 करोड़ ऑफ रुपीज बैंक से निकल के चले जाएं इन फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंटल सीआरआर, जो आपके इसका एनडीटीएल का 10% होगा, जो भी हमारी एनडीटीएल में इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारा सकआउट हो जाएगी जब लिक्विडिटी, और जब लिक्विडिटी सकआउट हो जाती है सिस्टम से तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? उसका इम्पैक्ट आता है कि हमारा इन्फ्लेशन चेक हो जाता है, नीचे आता है। तो इसको मैनेज करने के लिए कि ये कहीं 6% को भी एक्सीड ना कर जाए, जो कि हमारी टारगेटिंग रेंज का हायर साइड है, इस वजह से इन्होंने इंक्रीमेंटल सीआरआर को इंट्रोड्यूस किया है। और इससे रिलेटेड जो भी मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आरबीआई को आरबीआई एक्ट में इंक्रीमेंटल सीआरआर इंपोज करने की पावर्स हैं, इसलिए उन्होंने ना किसी पॉलिसी रेट को छेड़ा, ना रिजर्व रेशियो में से किसी को छेड़ा। इन्होंने कहा कि ये तो टेम्परेरी फिनोमिना है, टेम्परेरी फेज के लिए हमारे पास एक टूल और अवेलेबल है, वो है इंक्रीमेंटल सीआरआर। तो उसको इन्होंने यूज किया है और ऑब्जेक्टिव वही है कि हमें अपना इन्फ्लेशन अंडर चेक, अंडर कंट्रोल रखना है, और साइड बाय साइड अपनी जीडीपी ग्रोथ को भी इम्पैक्ट नहीं होने देना है। क्योंकि अगर सिस्टम से बहुत सारी लिक्विडिटी विड्रॉ हो जाती है तो हमारा जीडीपी भी नीचे, जीडीपी ग्रोथ भी रिड्यूस होने लग जाती है। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई वीडियो। आपको मेरी फिर वही अपील, एंड में आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजा करें। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और मैं आपको बीच बीच में इसलिए अपडेट भी करता रहता हूँ। आपको भी जानकारी हो जाती है नए डिसीजंस, नए इवेंट्स की, और मुझे भी बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है जब आपके कमेंट आते हैं बढ़िया बढ़िया। तो मुझे कमेंट जरूर भेजें और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ।